हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और ये जो हमने भारतीय भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है उसका ये पार्ट 10 होगा। इससे पहले 9 वीडियोज़ भारतीय भूगोल से संबंधित हमने अपलोड कर दिए हैं, तो जाकर आप उन 9 वीडियोज़ को देख लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला जो क्वेश्चन या फैक्ट है देख लेते हैं। तो आज का जो पहला फैक्ट है, कवारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवारत्ती द्वीप में ही स्थित है। देखिए ये कल हमने पढ़ लिया था। आज जो है आज के क्वेश्चनों की शुरुआत यहाँ से होने वाली है 271 से, क्योंकि ये 10वां पार्ट है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है एंडरॉट अथवा एंडरॉथ है। तो देखिए जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है उसका जो सबसे बड़ा द्वीप जो है एंडरॉट या एंडरॉथ नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। तो देखिए बैरन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही हिस्सा है। तो बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो देखिए ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, क्योंकि भारत जो भूमि से संबंधित तो कोई ज्वालामुखी है जो भारत भूमि से संबंध रखता है, तो बैरन द्वीप ऐसा द्वीप है जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय भूमि से संबंधित है, और यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। नारकोंडम द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो देखिए बैरन जो द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप में अवस्थित वह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम द्वीप की बात की जाए ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यह सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है और ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। जबकि लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वह अरब सागर में अवस्थित केंद्र शासित प्रदेश है, वो भारत से संबंधित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुल मिलाकर द्वीपों की संख्या 572 है। तो देखिए अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उनमें कुल मिलाकर 572 द्वीप अवस्थित हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीपों की एक श्रृंखला है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। ये महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल जो है किस किस को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 278 नंबर फैक्ट है, रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। तो देखिए जो रामेश्वरम द्वीप है तमिलनाडु राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और जो है श्रीलंका देश के मध्य अवस्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। एक द्वीप सालसेट द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। तो देखिए जो मुंबई जो नगर है भारत का और भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं मुंबई को, मुंबई एक द्वीप पर स्थित शहर है और मुंबई जिस द्वीप पर स्थित है उस द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप। तो देखिए मुंबई जो भारत का सबसे बड़ा नगर है जो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कोरी क्रीक कच्छ के रण में स्थित है। तो देखिए कोरी क्रीक जो है कच्छ के रण जो गुजरात राज्य से संबंधित है, तो कोरी क्रीक जो है कच्छ के रण में स्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। तो देखिए विदर्भ जो पूछा जाए कि कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो विदर्भ जो है महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के जो रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े जो राज्य हैं उनको क्रमशः देख लेते हैं। तो देखिए राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद देखिए केरल का राजस्थान का क्षेत्रफल भी देख लीजिए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है।
मध्य प्रदेश की बात की जाए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है और इसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। जबकि तीसरा जो राज्य महाराष्ट्र है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तीसरा राज्य है और 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं बिना किसी देरी के। तो 3 जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य जो हैं उनको देख लेते हैं। उनको देख लीजिए, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श होने वाले कुल 8 राज्य हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से टच करती है। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमाएं बनाने वाला भारत का राज्य है, सबसे ज़्यादा प्रदेशों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है, क्योंकि ये 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा टच करती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 285 नंबर। राजस्थान का मरु क्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है और जिसमें 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो देखिए, राजस्थान का जो मरुस्थल है जो दक्षिण एशिया का एकमात्र मरुस्थल है और इसको थार का रेगिस्तान कहते हैं। तो देखिए, जो राजस्थान का जो मरुस्थल है विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है, क्योंकि इसमें 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 83 व्यक्ति रहते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन कौन से हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध जो राज्य हैं उनमें देखिए, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। सिक्किम को छोड़कर जितने भी पूर्वोत्तरी राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर्स हैं पूर्वोत्तरी राज्य भारत के। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत का सबसे छोटा 32 वर्ग किलोमीटर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। देखिए, जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कहा जाए कौन सा है, तो लक्षद्वीप है, क्योंकि इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर ही है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है और जनसंख्या की दृष्टि से भी देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या यहीं निवास करती है। कुल मिलाकर 64,473 लोग ही निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। पांडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है। तो देखिए, पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो एक ही स्थान पर नहीं है, 4 अलग जिलों में विभाजित है और वो जी 4 जो जिले हैं पांडुचेरी के, वो भी अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। तो देखिए, जिनमें से 2 जिले कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में हैं। आंध्र प्रदेश में माहे जिला, 1 मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा इसको छोटा करके। हाँ, आप देख सकते हैं। देखिए, पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 जिले जो कराईकल और पुडुचेरी नाम के हैं वो तमिलनाडु में हैं। यमन जो पांडुचेरी का जिला है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है, जबकि माहे जो जिला है केरल राज्य में विस्तारित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक भी करते रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीव की राजधानी दमन है। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली व दमन दीव एक ही केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी जो है दमन है। इससे पहले दादरा नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश और दमन दीव जो है अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत के कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, भारत का जो कर्नाटक राज्य है उसको सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है और कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलुरु है उसको सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत के राज्यों में से आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो देखिए, भारत के जो राज्य 28 हैं उनमें से जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसको भारत का कोहिनूर कहा जाता है, क्योंकि गोलकुंडा की खानों से जो कोहिनूर हीरा निकाला गया था वो आंध्र प्रदेश क्षेत्र का ही हिस्सा था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। असम कुल मिलाकर 7 राज्यों से घिरा हुआ। तो देखिए, असम जो है 7 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो भारत का जो असम राज्य है 7 राज्यों से घिरा हुआ है और 7 राज्यों से सीमाएँ साझा करता है, जबकि भारत के सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश की सीमा जो है हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उससे सबसे कम सीमा लगती है। उसके अलावा 7 अन्य राज्यों से भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से भी
जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उससे उत्तर प्रदेश की सीमा बहुत ही कम टच होती है, न्यूनतम सीमा टच होती है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य भी उत्तर प्रदेश का ही एक पड़ोसी राज्य है और इसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा होती है। तो मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहता है अगला फैक्ट जो है, तेलंगाना राज्य की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य। तो देखिए तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना एक अलग राज्य है, और तेलंगाना राज्य की सीमा से जो स्पर्श करने वाले राज्य हैं उसमें से आंध्र प्रदेश है, इसी से अलग हुआ है तेलंगाना। उसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य और हैं जो तेलंगाना से सीमा साझा करते हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से तेलंगाना राज्य की सीमा स्पर्श करती है। अब अगले फैक्ट जो है डिस्कस करने में जलवायु तथा मौसम से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं जलवायु और मौसम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो मानसून जो शब्द है की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम या ऋतु से है। अगले सवाल देखिए, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। जो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, और इस शब्द का जो अर्थ है मौसम या ऋतु से है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए मानसून शब्द जो है किस भाषा का है, तो अरबी भाषा का शब्द है। भारत मूलतः मानसूनी देश है। तो देखिए भारत जो है मानसूनी देश है, और यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो देखिए भारत एक मानसूनी देश है, और यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हम मानसूनी देश होने के कारण ही यहाँ 4 मास बरसात होती है, और मानसून के कारण ही यहाँ देश में बरसात होती है, और धन धान्य से हमारा देश संपन्न होता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। तो देखिए भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून आता है उसकी जो प्रवाह दर होती है सामान्य तौर पर दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की ओर रहती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। शीतकाल में मानसून प्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर रहती है। तो देखिए जो ग्रीष्मकाल में जो भारत में मानसून प्रवेश करता है वह दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर होता है, जबकि शीतकाल में जो मानसून भारत में प्रवेश करता है उसकी प्रवाह दर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जस्ट उल्टा होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। तो देखिए जो ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसी से भारत को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, जबकि शीतकालीन जो मानसून का प्रवाह आता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर उससे कम वर्षा प्राप्त होती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में भारत में सबसे उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिसके कारण जो है दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। तो देखिए ये फैक्ट थोड़ा सा लंबा है, लेकिन देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ये देखिए ग्रीष्म ऋतु में जो है भारत में उच्च तापमान के कारण, देखिए ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान होता है, और उच्च तापमान के कारण जो है उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, और निम्न दाब की जब स्थिति बनती है उसी कारण से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो हैं भारत में प्रवेश कर जाती हैं, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून का रूप ले लेती हैं, जिससे भारत में भारी वर्षा होती है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगले पार्ट पे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट करके अपने सवाल बता सकते हैं। जो भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आज के लिए धन्यवाद, और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।